हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोग कौन से चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं? सेट्स एंड रिलेशंस। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समुच्चय एवं संबंध पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात का क्लैरिफिकेशन कर देता हूं कि कौन कौन से क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। देखो, अगर आप 11th to 12th मूविंग है तो क्योंकि हमने 11th में इस चैप्टर को कवर नहीं किया है तो इसलिए 12th में आने से पहले ये हमें चैप्टर पढ़ना होगा। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा मुबारक हो। ठीक है, और जो बच्चे 10th to 11th मूविंग हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी 11th क्लास से ही सेट्स का इंट्रोडक्शन ले लें, तो उनके लिए भी ये फर्स्ट चैप्टर होगा। और जो बच्चे 9th क्लास या 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो उनके बोर्ड एग्जाम में ऐसा इससे कोई क्वेश्चन तो पूछे जाने वाला नहीं है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप पैरेलल में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो टू कंक्लूड विद आई कैन से कि 9th क्लास से 12th क्लास तक के सभी बच्चों को ये चैप्टर केटर करेगा। ऑलराइट, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी है ये चैप्टर, ऑल्दो मैं उन्हें पढ़ा चुका हूं, बट कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं, किसे हम सेट बोलते हैं। देखो, जो बच्चे 12th में ऑलरेडी आ चुके हैं उन्होंने 11th क्लास में इस टर्म को बहुत सी बार यूज किया है। बहुत सी बार आंसर हमने इस फॉर्म में दिया है, दैट द आंसर बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो x का मान आया है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को संतुष्ट करता है। इस तरह के आंसर हमने बहुत सी बार दिए हैं। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सेट किसको बोलते हैं तो शायद आप बेहोश हो जाओ, झाग भाग आ जाए। ठीक है, तो अब मैं आपकी डेफिनेशन वाइज क्लैरिटी लेकर के आता हूं कि सेट्स किसे बोला जाता है। देखो, आपके सामने लिखा हुआ है दैट इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हिंदी में परिभाषा और भी सुंदर है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रहों को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रहों को समुच्चय कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं? कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न, सुपरिभाषित और संग्रहों। अब देखो, डिस्टिंक्ट क्या होता है ये अपने को पता है, कलेक्शन क्या होता है ये भी अपने को पता है। ठीक है, संग्रह किसे बोलते हैं और भिन्न भिन्न किसे बोलते हैं अपने को पता है। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लो उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो वो क्या बोलेगा? दैट आई हैव ए कलेक्शन ऑफ टॉयज। ठीक है, मान लो कि मैं क्या हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मानना क्या, वो तो रियलिटी है। तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, आदमी तो सिक्के ही होंगे ना, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट आई हैव ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। तो ये तो बात हुई किसकी? कलेक्शन की, है ना। बहुत सी बार हमने इस वर्ड को यूज किया है। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग होने चाहिए। हिंदी से मतलब समझ में आ रहा है इसका। सुपरिभाषित का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? देखो, अगर वेल डिफाइंड आपको समझ में आ गया तो फिर आप इस बात का क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। क्या किसी भी रैंडम कलेक्शन को उठा करके मैं कह सकता हूं कि उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को एक सेट मिलेगा? क्या किसी भी रैंडम कलेक्शन को उठा करके मैं ये बोल सकता हूं कि उसके करस्पॉन्डिंग मैं सेट बना सकता हूं, मैं समुच्चय का निर्माण कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं। उसको समझने के लिए ये वेल डिफाइंड शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लेते हैं कि हमें कलेक्शन बनाना है, किसका? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल। हाँ, अब थोड़ा सा मतलब राहत मिली होगी खास करके लड़कों को। एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। क्या बात है? तो क्या इस चैप्टर में इसी तरह की बातें करनी है अपने को? नहीं भाई, मैथ है, मैथ पढ़ना है, ये तो केवल एक एग्जांपल है। मान लो अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। ठीक है, अब इसकी हिंदी बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ना, ये सब तो तुम लोग ऑलरेडी समझ जाते हो। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मैंने उठाया और उससे बोला कि बता कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, तो हो सकता है कि उसका आंसर हो कैटरीना, दीपिका और बिपाशा। फिर मान लेते हैं मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा सेम कलेक्शन के बारे में, तो हो सकते हैं कि उसका आंसर हो कैटरीना और क्या
दीपिका मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं तीसरे बच्चे को उठाया तो उसने बोल दिया कि केवल बिपाशा, ठीक है, एक से एक संतुष्ट है वो, ऑलराइट। मान लेते हैं चौथे पर्सन से मैंने पूछा कि फिर से इस कलेक्शन के बारे में बताओ, तो उन्होंने बोल दिया माधुरी दीक्षित और क्या मधुबाला, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बच्चा नहीं था, बच्चे का पप्पा था, तो पप्पा से पूछा तो पप्पा ने बोला माधुरी दीक्षित और मधुबाला, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर बच्चे का या हर पर्सन का जो कलेक्शन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिव टाइप का है, या आपके चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ना कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आपके लिए वो ब्यूटीफुल है या नहीं। हो सकता है किसी की पसंद कैटरीना हो सकता है किसी की पसंद बिपाशा हो। तो आप यहाँ पे एक बात फील कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कलेक्शन है वो बहुत सारे लोगों का अलग अलग होगा, ये हो सकता है कुछ लोगों का मैच भी हो, ठीक है। तो क्या इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला जा सकता है? क्या इस संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह बोला जा सकता है? तो जवाब होगा ना, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग आप एक सेट बना सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग समुच्चय का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कलेक्शन ऑफ ग्रेट बैट्समैन इन वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के महान बल्लेबाजों का संग्रह बनाइए, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ लोगों का आंसर होगा सर डॉन ब्रैडमैन, कुछ लोगों का आंसर होगा विराट कोहली, कुछ लोगों का आंसर होगा रोहित शर्मा, कुछ लोगों का आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली एंड सो ऑन। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का आंसर मिसमैच हो रहा हो, बहुत सारे लोगों का हो सकता है हो भी जाए, ठीक है। तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा क्या? वो कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब उससे भी समुच्चय नहीं बन सकता है, ठीक है। क्लैरिटी आ गई थोड़ी थोड़ी। अब मान लो मैं कहता हूं कि ये ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से हटाओ, बहुत सारे बच्चों का दिल टूट गया होगा, क्यों हटा दिया, ठीक है। मान लो मैं इसकी जगह पे कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या कर दिया मैंने, लेस देन 10, यानी क्या बोला कि आपको बनाना है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संग्रह बनाना है। तो आप क्या बोलोगे? 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। 1 प्राइम नंबर बच्चों नहीं होता है, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5 और 7, ठीक है। उनको मैंने लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। तो अब ये वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा या नहीं होगा? ये वाला संग्रह सुपरिभाषित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सबका आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। अगर किसी भी पढ़े लिखे, ध्यान दें, पढ़े लिखे बच्चे से मैं ये बोलूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 बताओ, तो वो यही बोलेगा 2, 3, 5, 7, सही है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई केवल 2 बोल देगा या कोई केवल 3 बोल देगा, सब ये बोलेंगे 2, 3, 5 एंड 7, क्योंकि 10 से छोटे जितने भी हैं आपको सारे बोलने पड़ेंगे। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को एक सेट मिल सकता है, एक समुच्चय बनाया जा सकता है, और वो समुच्चय कौन होगा? यही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद ही कोई ऐसा पांडु होगा जिसे डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। डेफिनेशन की क्लैरिटी मिल गई है आपको। सेट्स किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए बच्चों? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई सेट्स के डेफिनेशन। अब कुछ बेसिक बातें सेट से ही रिलेटेड, बेसिक है ना, एसिडिक नहीं। वो बेसिक बातें क्या है? सबसे पहला, नेम ऑफ द सेट मस्ट बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये थोड़ा सा मिट गया है, बट आई होप इट इज स्टिल विजिबल। हाँ, तो बेसिक बातों में पहला बेसिक बात सेट से रिलेटेड वो ये है कि सेट का जो भी नाम, देखो ये बहुत ही चिटपुटिया बात है ना, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए। सेट का जो नाम होना चाहिए वो जनरली कैपिटल लेटर से डिनोटेड होना चाहिए। जनरली मतलब सामान्यतः। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी सेट का नाम हम ए रख सकते हैं, कैपिटल ए, या कैपिटल बी रख सकते हैं, कैपिटल सी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़े अक्षरों से समुच्चय के नाम को दर्शाया जाता है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट स्मॉल लेटर से इंडिकेट या डिनोट किए जाएंगे। सेट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। ऑलराइट, अगर मैं सेट के अंदर एलिमेंट्स लिख रहा हूं तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और इस सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, डिनोट किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में खतरनाक सा डाउट आ सकता है कि ठीक है, जब हमने एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स जो चूज किए हैं वो लेटर्स हैं तो स्मॉल और कैपिटल की बात हमने कर ली, लेकिन अगर मान लो 1 2 3 की बात करें तो ये स्मॉल वाला लिखना है या कैपिटल वाला लिखना है। ठीक है, तो पांडु लोगों 1 2 3 स्मॉल और कैपिटल नहीं होता है, 1 2 3 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार का खतरनाक डाउट दिमाग में नहीं आना चाहिए। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सिंबल है, जो बच्चे 12th में आ गए हैं वो तो इससे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए या उससे भी छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया सिंबल है। इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू। और मैं चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसी फॉर्म में इसको पढ़ें, बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे देखो आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। सेट का नाम क्या है? सेट ए। और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए, सॉरी, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। इस तरीके से 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। तो अगर कोई आपसे बोले कि क्या ए बिलोंग करता है ए को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या ए जो है वो इस सेट के अंदर है, तो हम बोलेंगे हाँ है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो उसको लिखने का ये तरीका होगा। समझ में आ रहा है? यदि कोई अवयव किसी समुच्चय का भाग है, किसी समुच्चय में उपस्थित है, तो उसे लिखने का ये तरीका है, ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मान लो मैं बोलूं कि z बिलोंग्स टू ए, ये मैंने सही लिखा है क्या? क्या z आपको इस समुच्चय के अंदर, इस सेट के अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिखूंगा? z डज नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे बिलोंग्स को लिखा और उस पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी, काट दिया उसको। ठीक है, तो z does not belong to a and a belongs to a। तो मेरे ख्याल से ये वाला सिंबल भी आपको सीख लेना चाहिए। ये किसका हो गया? does not belong to। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ध्यान दें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, इतनी मेहनत जो की जा रही है वो आपके लिए ही की जा रही है। सही है, तो नोट्स भी आप प्रिपेयर करते जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सेट्स की डेफिनेशन देख ली, हमने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें भी देख ली। ठीक है, अब मेथड्स टू राइट अ सेट। एक सेट को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखो बहुत ज्यादा तरीके नहीं है हमारे पास अभी केवल 2 ही तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, या तो रोस्टर फॉर्म बोल लो या फिर टेबुलर फॉर्म बोल लो। और सेकंड सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको हिंदी में आप रोस्टर ही बोले क्योंकि ये तो नाम है ना, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। टेबुलर फॉर्म की हिंदी सारणीबद्ध रूप। और इसको आप बोल दें समुच्चय गुणधर्म रूप। क्या कहा मैंने? समुच्चय गुणधर्म रूप। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं, इन नामों का क्या मतलब है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि किसी भी सेट को अगर आपको लिखना है तो उसके सारे एलिमेंट्स को आप लिखिए। किसी भी सेट को अगर आपको लिखना है तो उसके सारे एलिमेंट्स को लिखिए। किसी भी समुच्चय को यदि आपको लिखना है तो उसके सभी अवयवों को, इंग्लिश में एलिमेंट्स और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अवयवों। सभी अवयवों को आप लिखें और उन सबको कर्ली ब्रेसेस, मझले कोष्ठक के अंदर रखें और कॉमा लगा करके सेपरेट कर दें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि स्कूल शब्द के अक्षरों से बनने वाले समुच्चय को लिखें। राइट डाउन द सेट व्हिच विल बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो आप क्या बोलोगे? इसमें क्या क्या आ रहा है? S, C, H, O, फिर से O ना लिखें, एक बार ही लिखें O और फिर लिख दें L। ठीक है,
ओ दो बार नहीं, क्योंकि वो तो गाना बन जाएगा ना, कौन सा ओ जाने जन, है ना। तो ओ को दो बार नहीं लिखना, उसका लॉजिक ये नहीं कि गाना बन जाएगा, उसका लॉजिक ये लिखा है ना डिस्टिंक्ट। हमने क्या बोला कि सेट के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ओ को दो बार लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, सारे एलिमेंट्स भिन्न भिन्न, सभी अवयव भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या कह रहा है कि अगर स्कूल शब्द के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय आपको लिखना है तो उस समुच्चय में जो भी अवयव आएंगे वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। अगर इसमें 50 एलिमेंट्स होते हैं तो 50, 100, 100, 150, 150, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मतलब ऐसे लिखते लिखते बूढ़े हो जाओ तो भी चलेगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म का ये मतलब है, ठीक है, कि सबको मेंशन कर दो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो और कॉमा से सेपरेट कर दो। क्लियर है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। अब देखो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, या हिंदी में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है गुणधर्म गुणधर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको उस सेट के सभी एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, ध्यान से सुनो, आपको उस सेट के सभी एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, आपको उस सेट से एसोसिएटेड या उनके एलिमेंट से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूं पांडु तुम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 6, इससे आगे गिनती नहीं आती क्या मेरे को, आती है, लेकिन अभी केवल एग्जांपल ले रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये बताओ मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इस वाले फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये सेट था ए, कैपिटल ए, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना, यहां पे लिखता हूं। अगर ये सेट था कैपिटल ए जिसमें क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा, देखो सेट ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स, सेट ए इज इक्वल टू एक्स, नीले कलर से लिखने की कोशिश करता हूं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स इज लेस देन 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो समझो, मैंने क्या बोला, समुच्चय ए, पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, समुच्चय ए बराबर एक्स इस प्रकार की, ये किसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है इस प्रकार की का, इस प्रकार की, सही है। अच्छा, तो समुच्चय ए बराबर एक्स इस प्रकार की, एक्स वास्तविक है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, वास्तविक नहीं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। एन का मतलब क्या होता है, प्राकृत। और x किससे छोटा है, 7 से छोटा। तो अगर आप इसको देखें तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो x है, और x सारे के सारे कैसे हैं, नेचुरल है, प्राकृत है, और वो सभी 7 से छोटे हैं। तो 7 से छोटे प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। सही है। इंग्लिश मीडियम में क्या बोलूंगा, सेट A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एलिमेंट x सच दैट, अब इस सिंबल का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, सच दैट। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, सच दैट। तो सेट A इज इक्वल टू एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज लेस देन 7। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 7 से छोटा है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था उसी को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सेट को लिखने का तरीका ये है कि अगर वो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और अगर उन सारे एलिमेंट्स की कुछ एक पर्टिकुलर खासियत है, जैसे इन सब की क्या क्या खासियत है, खासियत ये है कि वो सारे के सारे नेचुरल है, ये सारे के सारे ही प्राकृतिक है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो आप सारे एलिमेंट्स ना लिखें, उनकी प्रॉपर्टी लिखें, मतलब मजदूरी से बचा जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म का सहारा लेकर के। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और सेट बिल्डर फॉर्म का इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी आपको क्लियरली आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की बातें आप बहुत अच्छे से नोट करें।